हेलो फ्रेंड्स, एयरफोर्स की टेस्ट सीरीज़ का हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से, जिसे हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमें क्या फॉर्मूला पता होता है कि वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, अर्थात बल और विस्थापन सदिशों का बिंदु गुणनफल कार्य को व्यक्त करता है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये जो विस्थापन है शून्य है, तो जब विस्थापन शून्य है तो कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य होने पर कार्य शून्य प्राप्त होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा सी, कि कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, अर्थात विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पर विस्थापन, त्वरण और विद्युत क्षेत्र अर्थात डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर्स, ये जो तीन है विस्थापन, त्वरण और विद्युत क्षेत्र, तीनों सदिश है जबकि कार्य एक अदिश राशि है। इसको हम दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं कि कार्य का जो मान है वो क्या होता है कि बल सदिश और विस्थापन सदिशों का बिंदु गुणनफल होता है। अब इसमें हमारी परिभाषा क्या है कि जब बल सदिश और विस्थापन सदिश का बिंदु गुणनफल करते हैं या अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि एक अदिश राशि है। तो यहाँ से हमें कन्फर्म हो जाता है कि कार्य एक अदिश राशि है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आएगा डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा संरक्षी बल है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए संरक्षी बल क्या है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो संरक्षी बल क्या होता है, ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो हमारा 11th और 12th का जो सिलेबस है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत कूलाम बल और चुंबकीय बल संरक्षी बल दिए गए हैं, जबकि 2 प्रकार के असंरक्षी बलों का भी जिक्र किया गया है। तो असंरक्षी बल क्या होते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो असंरक्षी बल क्या होते हैं, ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या पथ पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया कि संरक्षी बल नहीं है, अर्थात हमें असंरक्षी बल बताना है। तो असंरक्षी बल कौन है, हमारा यहाँ घर्षण बल है। और हमारे सिलेबस में जो असंरक्षी बलों का जिक्र है तो 2 असंरक्षी बलों का जिक्र है। एक तो है घर्षण बल जो कि 11th क्लास में है, और एक श्यानता बल या श्यान बल, वो भी 11th क्लास में है। तो इस प्रकार हमें घर्षण बल और श्यान बल 2 असंरक्षी बल पता होने चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा कि घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्थिर वस्तु में क्या होता है। तो स्थिर वस्तु का यहाँ पर क्या मतलब है कि वस्तु स्टेशनरी है, अर्थात किसी स्थान पर रखी हुई है, उसकी गति नहीं हो रही है, अर्थात उसकी चाल शून्य है। तो जब वस्तु की चाल शून्य है या उसका वेग शून्य है तो उसका संवेग भी शून्य होगा। तो संवेग शून्य होगा तो उसमें संवेग नहीं हो सकता है। उसके बाद में जब उस वस्तु स्थिर है अर्थात स्टेशनरी है तो उसकी चाल भी शून्य होगी। तो ये जो ऑप्शन है हमारे बी, डी और सी तीनों के तीनों ही गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब वस्तु स्थिर होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है कि ऐसी जब वस्तु पृथ्वी के धरातल पर से अधिक ऊंचाई पर होती है या किसी भी ऊंचाई पर होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। तो इसे हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो जब वस्तु किसी ऊंचाई पर, कितनी भी ऊंचाई हो सकती है, यदि वस्तु किसी भी ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा,
ए इसमें करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा कौन सी है। मतलब जो घड़ी है जब उसमें हम चाबी भरते हैं तो उसकी जो स्प्रिंग है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, संरक्षित होती है या संचित होती है। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम किसी स्प्रिंग को, यहाँ पर जो कंसेप्ट ध्यान रखने वाली बात क्या है, किसी स्प्रिंग को संकुचित करें या विस्तारित करें, अर्थात यदि स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो दोनों स्थितियों में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो हमें यहाँ पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, चाहे स्प्रिंग को आप संकुचित कर दो और चाहे उसको आप विस्तारित कर दो, दोनों स्थितियों में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें स्थितिज ऊर्जा बी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दिए गए 4 कणों के संवेग समान है। संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम, जिसको हम पी बोलते हैं, P इज इक्वल टू mu। तो किस कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो गतिज ऊर्जा का सूत्र है p²/2m कैसे आया। यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, 1/2 mu²। अब हम क्या करेंगे कि 1/2 mu² है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा mu² डिवाइडेड बाई 2m। तो mu को हम p बोलते हैं तो p²/2m हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा के सूत्र के दाएं भाग में हम m से अंश को गुणा करें और हर को भी m से गुणा करें, तब हमें ये सूत्र प्राप्त हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसका संवेग नियत है, चारों कणों का संवेग नियत है, अर्थात p कांस्टेंट है। तो इससे हम इस सूत्र से हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि E समानुपाती 1/m, अर्थात गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिलेगा कि जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमारे जो भी 4 कण हमको दिए हुए उनमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे न्यूनतम है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। अब हमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी पता होना चाहिए। तो कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जो कि एक प्रोटॉन की तुलना में लगभग 10,000 गुना कम होता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑप्शन है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, बी। अब हम आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक का मान क्या होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की टक्कर होती है। पहले होती है प्रत्यास्थ टक्कर, जिसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, तो उसमें ई का मान होता है 1, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरी होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। तो अप्रत्यास्थ टक्कर का जो वैल्यू होता है, ई का मान 1 से कम होता है, 0 से ज़्यादा होता है। तीसरी टक्कर होती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ, जिसमें ई का मान 0 होता है। तो इस प्रकार प्रत्यास्थ टक्कर में ई बराबर 1 होता है, अप्रत्यास्थ टक्कर में ई का मान 0 और 1 के बीच होता है, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में होता है 0। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रत्यास्थ टक्कर है, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में जो वैल्यू आएगी हमारे, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये हमें पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इस कंसेप्ट की आवश्यकता कहाँ पर पड़ी है। तो प्रत्यावस्थान जो गुणांक का कंसेप्ट है वो न्यूटन ने दिया गया है, और ये क्या होता है कि प्रत्यावस्थान गुणांक होता है कि जब 2 कण या 2 वस्तुएं सरल रेखा में टकराती है तो ई का मान क्या होता है, ई बराबर होता है कि -v1 - v2 डिवाइडेड बाई u1 - u2। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। तो ये होता है कि टक्कर के बाद वेगों का सापेक्ष वेग और टक्कर के पहले वेगों का सापेक्ष वेग, मतलब कणों का जो सापेक्ष वेग है उनका अनुपात होता है। तो ये एक प्रकार से समय बचाने की ट्रिक है।
अदरवाइज़ हम नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार हमें टाइम बचाने के लिए इसका जो सूत्र है पता होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा कि एक स्थिर बम धमाके के साथ 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये दोनों टुकड़े निम्न में से क्या ऑप्शन आएगा वो हम बात कर रहे हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो कि जब बम यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं 2m। फटने के बाद क्या हो रहा है, एक द्रव्यमान इधर है, एक द्रव्यमान इधर है। इसका द्रव्यमान भी m है, इसका द्रव्यमान भी m है। इसका वेग हम v1 मान लेते हैं, इसका वेग हम v2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, mv1 प्लस mv2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये जो जब बम नहीं फटा था तब उसका संवेग 0 होगा, क्योंकि इसकी चाल 0 होती है। लेकिन फटने के बाद 2 टुकड़े हुए तो उसके संवेग mv1 प्लस mv2 हो जाएंगे। यहाँ पर हम लगा रहे हैं संवेग संरक्षण। तो बम फटने के पहले संवेग 0 है और बम फटने के बाद दोनों टुकड़ों का जो संवेग है, लीनियर मोमेंटम है, वो है mv1 प्लस mv2। अब हमें इसको यदि हम सोल्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि mv1 बराबर माइनस mv2 ये मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि दोनों के जो द्रव्यमान है, जो दोनों के द्रव्यमान है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम होने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि v1 बराबर माइनस v2, अर्थात ये दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे। तो इस स्थिति को यदि हम देखते हैं तो हमारे ऑप्शन में उत्तर आता है सी। तो सी क्या उत्तर है कि विपरीत दिशा में जाएंगे और समान वेग होगा, अर्थात संवेग भी समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। अभी इसी क्वेश्चन में यदि आपको दिया रहे कि भाई अलग अलग द्रव्यमान यदि फटने के बाद होते हैं तो क्या होगा, तो द्रव्यमान अलग अलग होने पर भी उनका संवेग तो समान रहेगा, लेकिन उनका विपरीत दिशा में जब वो जाएंगे तो उनके वेग अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो कि 9 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड मूल बिंदु पर रखा है। पिंड एक्स अक्ष की तरफ गति कर रहा है और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 न्यूटन का बल आरोपित करें तो पिंड एक्स अक्ष के अनुदिश 4 मीटर विस्थापित होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो हमारी जो परिभाषा वो क्या है कि कार्य बराबर होगा बल और विस्थापन सदिश का बिंदु गुणनफल। इसको जब हम खोलेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा। तो एफ 10 है, एस 4 है और कोस 60 है, तो 1/2 आएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमें 20 जूल प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें डी ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा डी। तो हमें इसमें जो बल की जो परिभाषा है वो हमें याद रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि परिवर्ती बल हमें दिया गया है 7 - 2x + 3x² न्यूटन और 2 kg का द्रव्यमान का किसी पिंड को x = 0 से 5 मीटर तक विस्थापित किया गया है। तो कार्य ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य सदैव समाकलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमें यहाँ पर क्या दिया गया कि ये जो फलन जब हम इसमें रखते हैं 7 - 2x + 3x², तो इसका जैसे हम समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 7x - x² + x³। अब हमारी जो न्यूनतम लिमिट है, लोअर लिमिट है वो है 0 है, अपर लिमिट है 5। इसको जैसे हम रखते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 35 - 25 + 125 अर्थात 125 जूल। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम से कम पिछले 4-5 ईयर्स में 2-3 बार आ चुका है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी फलन हो उसका समाकलन करना है और उसकी लिमिट पुट करते ही आपको परिवर्ती बल द्वारा कार्य आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है उसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि यदि बल को हम y अक्ष के अनुदिश व्यक्त करें और विस्थापन को x अक्ष के अनुदिश व्यक्त करें तो हमें ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कार्य को व्यक्त करता है।
ये हमें पता होना चाहिए। और एक विशेष बात और याद रखनी है कि यदि विस्थापन अक्ष के ऊपर कोई क्षेत्रफल है तो वो धनात्मक कार्य को व्यक्त करता है, पॉजिटिव वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और यदि विस्थापन अक्ष के नीचे कोई क्षेत्रफल है तो वह ऋणात्मक कार्य को व्यक्त करता है, क्योंकि बल ऋणात्मक है। तो हमारे इसमें यदि डायग्राम में हम देखें तो ये -20 और -10 न्यूटन डाइन है, और ऊपर ये 0, 10 और +20 है। तो इस प्रकार का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करेंगे, तो जो मैंने बात बताई थी उसके अनुसार उसको हम हल करेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 से 5 सेंटीमीटर तक कार्य ज्ञात करना है। तो 1 से 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ तक आपको काउंट करना, और ये इस चित्र की आवश्यकता नहीं आगे। अब हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट वाले ब्लॉक का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 × 10 10 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो गया। फिर 2 नंबर का जो ब्लॉक है उसको हम हल करेंगे तो 1 × 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 हाइट है इसकी और 1 इसकी लेंथ है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तीसरा जो ब्लॉक है वो क्या है, हमारा नीचे है, विस्थापन अक्ष के नीचे है, इसलिए इसका जो आंसर है वो -20 हो जाएगा। मतलब ये जो भी हम 4 क्षेत्रफल ऊपर देख रहे हैं, चारों के चारों क्या है, या तो वर्ग है या आयत है। तो आप जैसे भी उसमें वैल्यू दी हुई है उसके अनुसार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके समझ में आई होगी शायद बात। तो इस प्रकार इसको हम हल करते हैं। चौथे वाले में भी यही है, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 1 × 10 क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसको हम जब हल करेंगे तो हमें उत्तर कितना मिल रहा है, 20 अर्ग। क्यों मिल रहा है अर्ग में, क्यों मिल रहा है, क्योंकि विस्थापन सेंटीमीटर में दिया गया है और बल भी डाइन में दिया गया है। इस प्रकार कार्य का जो मात्रक है जूल के बजाय अर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है कि क्षेत्रफल यदि विस्थापन अक्ष के ऊपर है तो उसको सबको एक साथ जोड़ देंगे, और यदि क्षेत्रफल विस्थापन अक्ष के नीचे है तो ऊपर वाले सभी जो कार्य प्राप्त हुए हैं उनमें से नीचे वाला कार्य माइनस कर देंगे, अर्थात नीचे वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो ए आ जाएगा, 20 अर्ग। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक एम द्रव्यमान है। एम द्रव्यमान को हम 3 रास्तों से अलग अलग ए बिंदु से बी तक ले जा रहे हैं। तो कार्यों के अंदर जो संबंध है वो बताना। अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर यदि किसी द्रव्यमान को आप 3 अलग अलग रास्तों से ले जाएं तो तीनों रास्तों में कार्य समान होगा। अतः हमें आंसर मिल रहा है इसमें बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है इसलिए। तो इस प्रकार हमें उत्तर मिलेगा इसमें बी। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो हमारा क्या है कि यदि संवेग में 0.01% की वृद्धि करें तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि यदि परिवर्तन संवेग में हो चाहे गतिज ऊर्जा में हो, यदि वो 1% से 9% होता है तो हमें ये जो इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वही तरीका अपनाना है, ये विशेष ध्यान रखना है। और इस तरीके को हम कहेंगे कि प्रतिशत त्रुटि का तरीका है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में हमें ये सूत्र प्राप्त हो चुका है कि p²/2m को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान तो नियत है इसलिए E समानुपाती p² है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ΔE / E × 100 = 2 ΔP/P × 100। तो ये प्रतिशत त्रुटि का तरीका है। इसमें क्या करेंगे कि जो घात है वो आगे आ जाती है, जैसे p² है तो 2 आगे आ जाएगा और ये यहाँ पर p में परिवर्तन आ जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन, और यहाँ पर ये e में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये सूत्र आपको प्रतिशत त्रुटि का इसमें लगाना है। तो हमें यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा। समवेग में जो वृद्धि है वो 0.01 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है वो हमें प्राप्त हो रही है 0.02%। तो ये क्वेश्चन आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 1% या 0 से 9% है तो हमें ये सूत्र लगाना है, और यदि 9 से ज़्यादा है तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है कि यदि किसी पिंड का संवेग 100% बढ़ा दें, अर्थात ये 9% से तो ज़्यादा है, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो ये विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 8 फोर्स में पक्का आता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि ये जो सूत्र है, सूत्र वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, द्रव्यमान नियत है, तो ये सूत्र क्या बन गया, ई समानुपाती पी स्क्वायर। अब इसको दो स्थितियों में लगाएंगे, E2/E1 इक्वल टू P2/P1 का होल स्क्वायर। इसको दो स्थितियों में सूत्र को लगा देंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 100% बढ़ा दिया गया है, अर्थात 100% पहले था, 100% और हो गया, तो दो गुना हो चुका है। P2 बराबर 2P1 या 2P बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर रख दिया है। जैसे रखेंगे तो P2 की जगह तो इसमें हमने रख दिया है 2P और P1 की जगह P रखा है। तो इस प्रकार इसको जब हम हल करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है, 2 का होल स्क्वायर 4। अब हम इसको हल करते हैं तो हमें मिल रहा है कितना, E2 बराबर 4E1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं E1 + 3E1। अब E1 पहले था, 3E1 और बढ़ गया, अर्थात 300% बढ़ चुका है। तो इसका उत्तर आएगा 300% वृद्धि हुई है। और यदि हमें ये पूछता, क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कुल गतिज ऊर्जा कितनी है, तो इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं, तो इस प्रकार हम इसमें कह सकते हैं कि कुल गतिज ऊर्जा 400% हो चुकी है और वृद्धि 300% है। इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो प्राप्त हो गया हमें डी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 1 ग्राम और 9 ग्राम के 2 द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जाओं से गतिशील है, तो संवेगों का अनुपात बताना। अब इसमें जो हमें पिछला जो हमारे क्वेश्चन है उसमें जो सूत्र है उसी को हमें काम में लेना है, E बराबर P²/2m। इस सूत्र से हम यहाँ पर P का सूत्र निकालेंगे। तो P का सूत्र आएगा इसमें 2me का अंडर रूट। अब यहाँ पर क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में कि गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। तो गतिज ऊर्जा समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि P समानुपाती √m, क्योंकि यहाँ पर E तो दोनों के लिए सेम है। अब इसे हम लगाएंगे, पहले हम m1 की जगह 1 ग्राम लिख देंगे, m2 की जगह 9 ग्राम लिख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो 1/3 आएगा। तो संवेगों का जो अनुपात है वो आएगा 1/3, 1/3। तो हमें C प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे ईमेल पर पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या है कि किसी क्षण 300 ग्राम द्रव्यमान के पिंड का वेग आपको दिया गया है 3I + 4J, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब आपको पता है कि ये जो वेग है ये सदिश रूप में दिया गया है, तो इसका परिमाण हम निकाल लेंगे। I का घटक 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, J का घटक 4 है तो 4 का होल स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली वेग आ गया 5 मीटर/सेकंड। गतिज ऊर्जा आपको पता ही है 1/2mv² होता है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो 300 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.3 आएगा, इसमें 1000 का भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, और v को 5 रख देंगे तो सॉल्यूशन करते हैं आपको उत्तर मिलेगा 3.75। 3.75 का मतलब यहाँ पर उत्तर हमारा C। तो इस प्रकार हमको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो आसान है, बस सिर्फ आपको इस चीज़ का समझ में आना चाहिए कि आपको सदिश आता है कि नहीं आता है। इन ऊपर के जो भी क्वेश्चन है उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको समाकलन आता है क्या, आपको फॉर्मूला लगाना आता है क्या, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं पे आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आते एयरफोर्स में, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। और अति शीघ्र में आपको जो पिछले 7-8 सालों में क्वेश्चन आए हैं लगभग 500 क्वेश्चन है, उसकी सीरीज़ भी अपन जल्दी चालू करेंगे ताकि आपको जल्दी से उसकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले अपन 1-2 चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करेंगे अभी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि यदि लंबी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U है, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी U है। और यदि स्प्रिंग को हम 10 सेंटीमीटर खींचें, मतलब 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें, तो उसकी संचित ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब तक स्प्रिंग सेम है, चाहे उसको आप संकुचित कर दो, उसको विस्तारित कर दो, उसका जो स्प्रिंग नियतांक है K वो हमेशा नियत रहता है। तो K नियत रहता है और खींचने से या संकुचित करने से K परिवर्तित नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पर क्या हुआ कि U बराबर क्या है, 1/2 kx²। तो यहाँ पर K नियत है, 1/2 भी नियत है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U समानुपाती x²।
अब हम स्प्रिंग की दो जो स्थितियाँ में दी हुई है उसको पुट करना है। तो पुट क्या करेंगे कि प्रारंभिक जो स्थितिज ऊर्जा उसको यू बोल रहे हैं, अंतिम आपको फाइंड आउट करनी है। प्रारंभिक जो विस्थापन है वो 2 सेंटीमीटर है, अंतिम विस्थापन आपको 10 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे आपको यहाँ पर 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, तो U2 बराबर 25। अर्थात अंतिम जो ऊर्जा है वो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की 25 गुना हो चुकी है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, डी हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बल नियतांक 1500 न्यूटन पर मीटर और 3000 न्यूटन पर मीटर वाले दो स्प्रिंग समान बल लगाकर खिंच जाते हैं, तो संचित ऊर्जाओं का जो अनुपात है वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, समान बल द्वारा खींचा जा रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला है U = 1/2 kx², इसको हमें इस फॉर्मूले में बदलना है। कैसे बदलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अंश को भी k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx² और हर को करेंगे तो ये 2k हो जाएगा। तो अब kx क्या होता है, f होता है हुक के नियम के अनुसार, तो f² / 2k, तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ऐसा हमने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बल नियत दिया हुआ दोनों स्थितियों में, इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिला, इसे निष्कर्ष मिल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा k की व्युत्क्रमानुपाती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे K2 और K1 की वैल्यू रखेंगे हमें आंसर प्राप्त हो रहा है 2/1 अर्थात 2:1। तो हमारा आंसर आ जाएगा C, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना ढंग से कि क्या चीज़ दी हुई है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि 15 ग्राम द्रव्यमान को पृथ्वी तल से 1 मीटर ऊंची टेबल पर रखने में किया गया कार्य है। अब आपको पता है किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो उनको स्थितिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh होती है। ये एक्चुअली वास्तव में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, ये स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जाओं में अंतर अर्थात mgh, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा धरातल पर शून्य होती है। तो mgh हो गया, तो m यहाँ पर रखेंगे, 15 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल देंगे। g आपको 10 पता ही होता है, h आपको 1 दिया हुआ है, इसको हल करेंगे तो 0.15 जूल उत्तर आएगा इसका। तो हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, डी। तो हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो डी प्राप्त हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये भी आसान है कि भाई बल और वेग का जो बिंदु गुणनफल है वो शक्ति को व्यक्त करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों करता है, क्योंकि बल इंटू वेग को आप लिख सकते हो dx/dt। तो बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य बटा समय क्या होता है, शक्ति होता है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि बल और वेग का बिंदु गुणनफल। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि बल भी दिया गया है, वेग भी दिया गया है। जब दोनों का बिंदु गुणनफल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो रहा है 140 जूल पर सेकेंड, या इसको वाट भी हम लिख सकते हैं। बिंदु गुणनफल आपको पता ही होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि जब दो सदिशों का हमें बिंदु गुणनफल निकालना होता है तो उसके जो संगत घटक होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनको जोड़ देते हैं। जैसे कि ऊपर वेग में आई का घटक 5 है, बल में आई का घटक 10 है, तो ये यहाँ पर 50 मिल गया हमें। फिर वेग में आई का जे का घटक -3 है और जे का घटक बल में 10 है, तो ये -30 हो जाएगी। ऊपर के का घटक 6 है और बल में के का घटक 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 120। जब इसको हम हल करेंगे तो 140 जूल पर सेकेंड उत्तर आएगा हमारा। तो आपको इसमें सिर्फ बिंदु गुणनफल पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा और इसका उत्तर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन आएगा, 140 जूल पर सेकेंड या वाट। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 400 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है, 75 किलोमीटर पर आवर की वेग से गतिमान है। कार समान दिशा में चलते हुए 4000 किलोग्राम द्रव्यमान के ट्रक से टकराती है। टक्कर के पश्चात कार 18 किलोमीटर पर आवर वेग से विपरीत दिशा में उछलती है। तो संघट के पूर्व ट्रक का वेग 9 किलोमीटर पर आवर था, तो संघट के पश्चात उसका वेग क्या होगा ट्रक का। इसमें जो देखो विशेष बात क्या है कि हम रेखीय संवेग संरक्षण लगाएंगे इसमें, लेकिन ये जो सूत्र है ये सरल रेखा में टक्कर का फॉर्मूला है।
है। हमें यहाँ पर बात क्या रखनी है कि जब टक्कर के पहले दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में मान लो चलती है, टक्कर के बाद क्या एक वस्तु इधर आ जाती है, एक आगे चली जाती है, तो इसमें क्या होता है कि धनात्मक एक्स की ओर जो डायरेक्शन है उसको तो हम पॉजिटिव मान लेंगे, और इधर का जो नेगेटिव एक्स है मतलब माइनस एक्स की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हम माइनस मान लेंगे। क्यों? क्योंकि रेखीय संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें वेक्टोरियली सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो वेक्टोरियल हम सोल्व कर रहे हैं, तो 400 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये विपरीत दिशा में होने के कारण -18 यूज़ करेंगे V1, और इसका जो दूसरी जो वस्तु है उसका V2 आपको फाइंड आउट करना। तो ये माइनस क्यों आ रहा है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, माइनस क्यों आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि टक्कर के बाद उसकी दिशा 180 डिग्री से घूम चुकी है, इसलिए आया है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमें 18 प्राप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं कि निम्न में से कौन पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट नहीं है। पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट नहीं है, ऐसा हमें पता करना है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, क्या है कि रेत से भरे थैले पर बंदूक की गोली लगना। इसमें क्या होगा कि जैसे गोली लगेगी तो गोली रेत के थैले में रह जाएगी, अर्थात ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट है, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा ये। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन द्वारा अधिग्रहण, ये भी वही हो जाएगा। चलती कार पर किसी व्यक्ति का कूदना, जैसे कूदेगा वो कार के साथ चले जाएगा। अब इसमें कंसेप्ट समझना क्या है कि इन तीनों में जो टक्कर है वो क्या है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट है, अर्थात टक्कर के बाद वस्तुएं चिपक कर गति करती है या संयुक्त रूप से गति करती है। अब यहाँ पर बात क्या करना है कि पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट नहीं है, इसका मतलब प्रत्यास्थ संघट के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कांच की गोलियां जब टकराती है तो गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है, तो इसमें ये लगभग प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है या प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। अब हमारा क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम की धात्विक गेंद 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान। अब इसको यदि हम मीटर पर सेकंड से में बदलें तो 36 गुना क्या होगा, 5/18, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ये हम आगे काम आएगा। और ये 3 किलोग्राम की एक अन्य विराम गेंद से टकराती है, यदि संघट के पश्चात दोनों पिंड एक साथ चले, मतलब पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, तो ऊर्जा में हानि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि यदि आप इसको बेसिक तरीके से जो 11th क्लास में दिया हुआ उससे हम करेंगे कि टक्कर के बाद गतिज ऊर्जाएं निकाल लो, टक्कर के पहले निकाल लो, फिर माइनस करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्या करना है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ इस फॉर्मूले से करें ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे, M1 M2 यहाँ पर रखा हुआ है 2 × 3, नीचे M1 + M2 भी है, ये 2 + 3 और 1/2 इसमें अलग से अपन रख देंगे, और U1 और U2 भी दिया हुआ है, तो रखते ही अपना उत्तर आ रहा है 60 जूल। तो हमारा जो उत्तर है वो 60 जूल आ जाएगा। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए कि यदि कोई टक्कर अप्रत्यास्थ या पूर्णतः अप्रत्यास्थ है तो उसमें जो ऊर्जा की हानि हो रही है, तो वही सूत्र आपको याद होना चाहिए। और ये जो अप्रत्यास्थ या पूर्णतः अप्रत्यास्थ जो टक्कर है उसमें जो ऊर्जा की हानि होती है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में होती है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में होती है, या उसमें ऊर्जा के रूप में हो सकती है, डिपेंड करेगा उदाहरण के ऊपर। अब हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 24 कि 20 kg द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड के वेग से और 5 kg स्थिर द्रव्यमान से टकराता है, तो संघट के पश्चात दोनों पिंड आपस में चिपक जाएं, अर्थात पूर्णतः अप्रत्यास्थ और प्योरली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो संयुक्त द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसमें हमको क्या पता होना चाहिए कि संघट के पहले उनका संवेग है M1U1 + M2U2, और संघट के बाद क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, ये संघट के पहले का चित्र है, इसके बाद ये इसको चित्र को हम ऐसे बना लेंगे। तो ये इसका जो द्रव्यमान है M1 + M2 हो जाएगा, और इसका जो वेग है V हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से हमें संयुक्त द्रव्यमान का वेग प्राप्त हो जाएगा इस समीकरण से। ऊर्जा का संरक्षण हम लगा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखने की, ऊर्जा का संरक्षण हम किसी भी टक्कर में लगा सकते हैं, सिर्फ गतिज ऊर्जा ऐसी भौतिक राशि है जो हमें ये बताएगी कि टक्कर कौन सी है। तो गतिज ऊर्जा
अंतर स्पष्ट करने का एक साधन है इसमें। तो हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो 8 उत्तर इसमें प्राप्त हो जाएगा। 8 मीटर पर सेकंड इसका उभयनिष्ठ वेग आएगा। अब आपको गतिज ऊर्जा पूछिए, तो गतिज ऊर्जा संयुक्त द्रव्यमान की पूछिए, तो आपको रखने के बाद उत्तर आ जाएगा 800 जूल। तो अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारा कि m द्रव्यमान का पिंड v वेग से 2m द्रव्यमान के स्थिर पिंड से पूर्णतः प्रत्यास्थ अर्थात वापस से वही चिपक के गति करेगा या संयुक्त रूप से गति करेगा। संघट के पश्चात निकाय का वेग ज्ञात करें। फिर से वही तरीका है। इसमें क्या है, संघट के पहले जो दोनों वस्तुओं का संवेग ही आ जाएगा। ये संघट के बाद की बात है, क्योंकि दोनों चिपक जाएंगे तो द्रव्यमान होगा इनका m + 2m 3m। यहाँ से जो संयुक्त द्रव्यमान है उसका वेग आ जाएगा, जिसको हम उभयनिष्ठ वेग करें v/3। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 3। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस दिए हुए सभी को आप देखें। कोई समस्या है तो आप पूछें। थैंक यू।